गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमारा क्वांटम नंबर भी कवर हो चुका था और क्वांटम नंबर के बाद उससे रिलेटेबल हमारा जो और भी टॉपिक था, जैसे हुन्स रूल था, अबाउ था और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके नीट पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो उन क्वेश्चंस को पहले हम डील करते हैं, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ओके, तो इफ mm ऑफ mn 2x इज रूट ऑफ 24 देन फाइंड x। कल हमने हुन्स रूल के बाद क्या किया था, एक मिनट मैंने पेन रखा। ओके, यहाँ पे था। ठीक, तो हुन्स रूल हमने देखा था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। साथ में हमने क्या देखा था, जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, और कुछ आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब देखा था। अब इसके थ्रू जब आपको दे दिया जाए वैल्यू किसका, मैग्नेटिक मूवमेंट का, या आपका जो क्या है क्वांटम मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, ठीक है, उस स्पिन क्वांटम मूवमेंट का जब आपको वैल्यू दे दिया जाए तो आप एक्स को कैसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आज सॉल्व करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया गया है, कितना है वो, ठीक है, इतना है। और जब हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, n प्लस 1, ठीक है, रूट ऑफ में, एक मिनट, ये n प्लस 2 है, ठीक है, n प्लस 2, ये है हमारा फॉर्मूला। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। आपको ये वैल्यू गिवन है 24 इज इक्वल टू रूट ऑफ n प्लस 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रूट हटाने के लिए दोनों साइड अपना, अगर चाहो तो स्क्वायर ले लोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। एक तो ये केस है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, पहले इसी से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, अब आप क्या करोगे, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके इसके थ्रू आप n फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका प्रोसेस है वो एक लेंथी प्रोसेस है। इसीलिए आप क्या करोगे, ये 24 कैसे आया ये वैल्यू जानने के लिए आप सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो, जिसमें आप सीधा क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे n को अपने हिसाब से और जानोगे कि आपका 24 कैसे आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है, क्योंकि देखो mn का पावर 2x, ठीक है, ये जो 2x है, जब आपको कैसे पता चलेगा, x की वैल्यू n पता चलेगा, वही आपका क्या होगा, x का वैल्यू होगा। ठीक, x की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, और ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए पहले n का देखिए। अब मैंने अगर n के लिए इस फॉर्मूला में n प्लस 2, यहाँ पे मैंने पहले n इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक, तो इसकी जो वैल्यू थी वो क्या आएगी, देखो 1 रखा तो आपकी वैल्यू √3 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देखो n इज इक्वल टू मैंने 2 रखा, ठीक है, ये आपने n इज इक्वल टू 1 रखा तब की वैल्यू है। अब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। तो मतलब कि ये भी नहीं है हमारा वैल्यू 24। अब n इज इक्वल टू आपने 3 रखा, 3 रख के देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, ठीक है, 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 5 3 जा 15। अब n इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं क्या आती है वैल्यू, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए। और जब आप n इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 4 रखा है यहाँ पे मैंने, 4 प्लस 2 यानी कि 6,
मल्टीप्लाई 4, तो मेरा जो वैल्यू 24 है वो n की किस वैल्यू से आ रहा है? n की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, तभी आपका आएगा वो वैल्यू। तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू आपका 4 आएगा, तब जाके आपका क्या है? वो वैल्यू 24 है। इट मीन्स कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं? 4 हैं। किसके अंदर? मैग्नीज के अंदर। ठीक है, अब मैग्नीज का आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, तब आपको एक्स की वैल्यू पता चलेगी। चलिए इसको भी आगे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैग्नीज ये होता है 25। ठीक, चलिए फिर करके देखिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज। यहाँ पे 25 करना है भाई, 2 2 4 6 6 4 10 2 12 12 और 6 18 2 20 20 हुआ। अब 20 और ये हो गया 5 25 हो गया mn का 25। अब यहाँ पे देखो उसने क्या पूछा है? mn 2x लिखा हुआ है वहां पे, है ना? mn और 2x। ठीक है, क्वेश्चन यही है। वेट एक मिनट, mn इज इक्वल टू ये x प्लस है बच्चा, इसको सुधारो थोड़ा। ये है mn और x प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है? x mn और ये x पॉजिटिव है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे x प्लस है, तो ये x की वैल्यू जो आएगी उसके साथ वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब देखो हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। इट मीन्स कि हमको इसके लास्ट ऑर्बिटल से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा। तो अभी कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बताइए जरा। ये तो स्टेबल है बहुत ज्यादा, तो पहले तो आपको S से निकालना पड़ेगा। तो आपका ये ऑर्गन लिख दिया मैंने, ये मैंने लिखा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन तक 18 हो गया। अब ये हुआ 4s2 और 3d5। अब इसको आप क्या करोगे? इसमें से 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए इसके अंदर, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो आप इसमें से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में बचाओगे? डी में बचाओगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना पड़ेगा। तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा? ये ऑर्गन और 4s से आपने 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, 0, और ये हो गया आपका 3d4। क्यों? क्योंकि 3d से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर किया और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पर हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने बचे? 4। इसका मतलब हमारा x कितना आउट हो रहा है? हम कितने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो है कब बनेगा? जब यहाँ पर 3 प्लस हो। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई बच्चा? 3 प्लस। ठीक है, पॉजिटिव में कितना आ गया? 3 पॉजिटिव। तो ये जो x है उसकी वैल्यू क्या है? 3। तो आपको इस स्टेप से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ध्यान देंगे कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, अब आपको सिर्फ x फाइंड आउट करना है। हो सकता था कि आपको ये पहले से दिया हुआ होता, उसके बाद आप क्या करते? x फाइंड आउट करते। इसी का देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना रही हूँ। अगर आपको यही क्वेश्चन दे दिया होता mn 3 प्लस है, तो उसके लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो आप क्या करते? आपके पास mn 3 प्लस है तो mn 25 और 3 प्लस का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते AR, और ये आपका हो गया 4s0 और 3d4, आप ये लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो आपके पास लास्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता। ठीक है, अब n की वैल्यू आ गई तो m निकालना हो जाता आपके लिए इजी। ठीक है, n प्लस 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देते तो लास्ट में क्या आता? 24 आता, जो कि वैल्यू आपको गिवन है। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता था और ऐसे भी पूछ सकता था। क्लियर है इतना? चलिए नोट डाउन करिए। ठीक, अब इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो देखते हैं हम। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेंस एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। आपको जब हमने क्या हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी पढ़ा था, उस वाले जो टॉपिक था उसमें हमने क्या किया था, देखा था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमको मतलब हमने उस टाइम पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। ठीक, उनमें से एक हमारे पास फॉर्मूला आया था एनर्जी का, En -13.6 यहाँ पे, और ये था आपका, ये -13.6 और Z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हमने फॉर्मूला देखा था उस टाइम पे जब हम न्यूमेरिकल्स किए थे तो एनर्जी के लिए। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी है। कितनी एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट मीन्स कि ग्राउंड स्टेट में आप हाइड्रोजन का जब निकाल रहे हो तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या है? n इज इक्वल टू 1 रखा है, और उसका z भी क्या है हाइड्रोजन का? 1 है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का जो z है वो क्या है? 1 ही है ना, एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है ये। ठीक, Z। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में यहाँ लिख रही हूँ, उसके लिए जो एनर्जी जब काउंट करे, n की जगह रखा 1 इज इक्वल टू -13.6, और Z भी क्या है? 1 ही है, और n भी क्या है? 1 ही है। तो क्या आंसर आया? -13.6, जो कि हमको क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। देख लो, पहला स्टेट। ठीक है, तो इसका कुछ है नहीं यूज, आपको सिर्फ वो बता रहा है कि पहला स्टेट है। ठीक, अब सेकंड स्टेट की बात कर रहा है कि सेकंड जब स्टेट में वो क्या करेगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। जो सेकंड स्टेट है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो रहा है एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या होगा? उसका जो एनर्जी है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर En क्या हो गया? n जो है आपका सेकंड हो गया, -13.6 इंटू, अब यहाँ पे Z क्या हो गया? 1 ही हुआ यहाँ पर, साथ में n जो क्या है वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू 2 आई ना बच्चा। अब इसको सॉल्व करोगे, E2 सेकेंड स्टेट के लिए, सेकेंड एनर्जी स्टेट के लिए, -13.6 डिवाइडेड 4, तो 4 3 जा 12 माइनस 4 4 जा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आया आंसर बच्चा? कैलकुलेट करने से हमारा ये आया आंसर। ठीक, क्लियर है? देखा, तो सेकेंड स्टेट की उसने, और इसमें ऑब्जेक्टिव में आप देख लो, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आते ही है, इससे या फिर क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नोट डाउन करिए। ठीक, हो गया ये। तो अब हम आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए, ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आज हम देखने वाले हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक,
साथ में इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए, सीरीज भी याद होनी चाहिए। और यदि आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद है, जो कि हमारा एक अगला चैप्टर आने वाला है पीरियोडिसिटी, हम उसमें उसको और ज्यादा अच्छे से याद करने का तरीका सीखेंगे। अभी आप लोग को बेसिकली जितना पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ चीजें समझाई भी हैं, तो उस हिसाब से अब आज हम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं बच्चा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर, एटॉम्स के अंदर न्यूक्लियस रहता है और उस न्यूक्लियर के इफेक्ट को जेड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये क्या होता है, शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग का मतलब एक तरह से क्या होना कि कवच का बन जाना, ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल के द्वारा, जो अंदर का ये शेल है, ये अंदर के शेल के द्वारा बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए शील्ड बन जाना, एक कवच बन जाना, और क्या करना? न्यूक्लियर के प्रभाव को लूज करना, कम करना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक शील्ड की तरह काम करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर से बचाने के लिए इनर शेल इलेक्ट्रॉन डालता है। The net positive charge experienced by the outer shell electron is known as effective nuclear charge। ये क्या बोलना चाह रहा है? अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले तो Z इफेक्टिव इज लेस देन ऑलवेज Z, यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर होगा उससे ऑलवेज जो Z इफेक्टिव आपका कैलकुलेशन आएगा वो क्या होगा? लो होगा। अब ये पहले तो आप डायग्राम के थ्रू समझिए। ये न्यूक्लियस है, ठीक। मैं भी आपके यहाँ पे डायग्राम में एरो के थ्रू समझा रही हूँ। देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है पॉजिटिवली। अब ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर क्या करता है? अपनी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर ये जो न्यूक्लियस है वो क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगा रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। साथ में ये जो न्यूक्लियस है वो अपने इस अंदर वाले शेल में भी क्या लगा रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक। क्लियर है इतना? मतलब कि न्यूक्लियर तो आउटर पे भी लगा रहा है और अंदर वाले इनर ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे भी लगा रहा है। क्या लगा रहा है? अपना अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आकर्षण बल लगा रहा है। लेकिन जो इनर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भी निगेटिवली चार्ज है, और जो आउटर जो ऑर्बिटल है उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी निगेटिवली चार्ज है। तो क्या दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे? आप ही बताइए। रिपल करेंगे ना, क्योंकि दोनों के पास सिमिलर चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में तो रिपल्शन फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा? रिपल्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस एंड रिपल्शन बाय इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या करेंगे? उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिपल करेंगे, उसको एक दूसरे को धक्का देंगे। क्यों? दोनों के पास सिमिलर चार्ज है, और सिमिलर चार्ज इसलिए उनकी बन नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास जाना चाह रहे हैं, तो इनर जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो बोलते हैं हम न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे क्योंकि हम पास हैं उनके, तो हम ही रहेंगे। और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बोलते हैं नहीं, न्यूक्लियस तो हम पे भी फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, तो हम जाएंगे न्यूक्लियस के पास। और इसके चक्कर में जो अंदर के जो ऑर्बिटल है, अंदर के जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? मिलकर के शील्ड बनाना चाहते हैं। शील्ड बनाने से क्या हो जाएगा? छुप जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हूं न्यूक्लियस
और ये फर्स्ट सीट में बैठे स्टूडेंट हो गए हमारे सबसे क्लोज वाले ऑर्बिट। अब अगर मैंने शील्ड की तरह काम कराना है इनको इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर पास में खड़े हो गए तो पीछे वाली सीट के बच्चों को क्लियर नहीं दिखेगा बोर्ड, ठीक है, पर फर्स्ट वाले को दिखेगा। फिर फर्स्ट वाले के बाद वाले लोगों को तो फिर भी दिखेगा, उसके बाद वाले को चलो उनको भी थोड़ा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद वाले को, इट मीन्स कि अगर पहला बच्चा जो पहली सीट पे बैठा है वो खड़े हो जाए तो सेकंड वाले को देखने में बोर्ड दिक्कत होगा। सेकंड वाला ऐसे ऐसे करके कैसे भी देख लेगा, लेकिन तीसरे वाले को क्या होगा, और दिखाई नहीं देगा, और वैसे ही लास्ट वाले को और प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को घेर लेना चाहते हैं और उसका फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अपने ही तक ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस की नजर ना पड़े, लेकिन न्यूक्लियस का तो अट्रैक्शन उनके साथ भी है, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि एक्चुअली में तो वो निगेटिवली चार्ज है ना, और जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन फोर्स तो उनपे भी काम करेगा। तो जब इनर ऑर्बिट या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन शील्ड बना लेते हैं, एक पर्दे की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर का न्यूक्लियस है वो चाह के भी लास्ट वाले शेल को प्रॉपर देख नहीं पाता, और उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर प्रॉपर अपनी ग्रैब करने वाली एनर्जी नहीं लगा पाता। तो उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका, कि जो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, और जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ही क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अगर मैंने जेड इफेक्टिव की बात करी, इसके नेक्स्ट पेज में देखते हैं, हाँ यहाँ पे है, लेकिन ये और मैं लिख देती हूँ, z इफेक्टिव इज इक्वल टू आपका, अगर हम बोल रहे हैं तो ये z हुआ, ठीक है। इसका जो ये है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा z से लेस देन है, इट मीन्स कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z माइनस, ठीक है, z इफेक्टिव, ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC से इसको डिनोट कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चा, z टोटल z से माइनस कर दोगे z इफेक्टिव को। z इफेक्टिव मतलब कि अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के जितने इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं उसको हम z इफेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि वही तो इफेक्ट लगा रहे हैं कि लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस देख ना पाए। चलिए इसको मैं एक छोटे से डायग्राम से क्लियर कर रही हूँ आपको। ये है भाई न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपका सोडियम। सोडियम होता है 11, ठीक। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, इसी को हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, Z से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये Z हो गया, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एक शेल है, ठीक है, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये S है, ये P है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखेंगे, ये पहले वाले में एक 1s है, फिर इसमें ये वाले में है 2s, फिर ये वाले में है 2p, और इस वाले में है 3s। ये 2p, ये 1s, और ये 2s, ठीक। इस तरह से मान लीजिए। अब क्या होगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है 1s में, ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s का, ठीक, मान लेते हैं। फिर उसके बाद एक ही ऑर्बिट के अंदर है, और ये इनके अंदर मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, ये एक ऑर्बिट है। 2s के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 1 2 इस तरह से, और लास्ट में है एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखो ये लास्ट शेल इतना दूर है
कि न्यूक्लियस उसके ऊपर इफेक्ट तो लगा रहा है अपना, क्या लगा रहा है, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, मैं AF लिख रही हूँ अट्रैक्शन फोर्स, ओके, AF लगा रहा है, लेकिन जो अंदर के इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके यहां से देखो, जब वो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक ध्यान से देखना, जब वो फोर्स लगाने की, ठीक, अब देखो जब वो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है तो पहले तो ये आ जा रहे हैं, ठीक, इसी में से होकर के उसको क्या करना है, गुजरना भी है। तो पहले तो ये लोग क्या कर ले रहे हैं, उसका जो चार्ज है, इफेक्टिव चार्ज जो न्यूक्लियस का है उसको वो लोग ग्रैब कर ले रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं और इसको छुपा दे रहे हैं, मतलब एक पर्दे की तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो मेन एनर्जी है वो उधर पहुंच नहीं पा रही है जिससे कि वो उसको अट्रैक्ट कर पाए। तो यही है आपका जेड इफेक्टिव, कि जब लास्ट वाले ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर जो आपका इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, एक शील्ड की तरह बना दे, एक परत बना दे, जिससे कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स है वहां पे लूज हो जाए, कम हो जाए, उसको बोलेंगे जेड इफेक्टिव। क्लियर है? अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे जेड इफेक्टिव का, तो आप सबसे पहले तो ये कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये होता है Z माइनस जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव एक इलेक्ट्रॉन पे सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास है टोटल 11 और 10 इलेक्ट्रॉन है जो कि इफेक्ट डाल रहे हैं उस एक इलेक्ट्रॉन पे। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो +1 आया, ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, +1 है, जेड इफेक्टिव आया आंसर। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे बच्चा जेड इफेक्टिव को। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेबल चलिए और कुछ कुछ देखते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे। और आपका यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग जेड इफेक्टिव है उसको ध्यान से देखेंगे। जो ये एन है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, सबसे पहले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, साथ में ये शेल भी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पर, तो ये K, L, M और ये N है ना, N की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगी, डिस्टेंस न्यूक्लियस से उतना बढ़ते जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉनों का, न्यूक्लियस से जैसे जैसे उनके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे लास्ट वाले ऑर्बिट के ऊपर शेल क्या होगा, उस शेल पे और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आप ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे मैंने दो ही ड्रॉ किया, एक लास्ट ऑर्बिट ये बना दिया और एक ये, तो अभी शील्डिंग इफेक्ट कम है ना बाबा, क्योंकि आपके पास एक ही पर्दा है, एक ही शेल है। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और आपका उतना ज्यादा जो न्यूक्लियर का लास्ट वाले ऑर्बिट पे एनर्जी कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा ना, न्यूक्लियस के सामने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इनर वाले शेल में, तो वो क्या करेंगे, एक शील्ड बना लेंगे अपने आउटर शेल पे। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का, वैसे वैसे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा और जेड इफेक्टिव भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये जो एन है वो क्या है, K, L, M, N की वैल्यू है, जैसे जैसा आपका एन बढ़ेगा, अगर n 2 है या 1 है तो ये K वाले शेल में 2 है, तो L वाले में 3 है तो M, तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ n बढ़ेगा, तो याद रखेंगे कि क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्लियर है इतना, ओके। यहाँ पे लिखा भी है जेड इफेक्टिव आपका सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, पहले वाले शेल में जो है ज्यादा होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर के क्या है, सबसे करीब है और 2s के
उसके बाद 2s में होगा। तो ऑलवेज जो न्यूक्लियर से सबसे पहले या क्लोज जो ऑर्बिट होगा उसमें आपका z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। अब यहाँ पे 4p और 3p दिया हुआ है, तो 3p में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 4p z इफेक्टिव, क्योंकि एजिमिथल क्वांटम नंबर, अब देखो आप बोल रहे हो मैम आपने यहाँ पे बोला कि z इफेक्टिव का 1s बड़ा है एज कम्पेयर टू 2s, तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे कि न्यूक्लियर के पास में तो 1s है इसीलिए वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू 2s, और इस केस में वो ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे तो न्यूक्लियर के पास जो है 4p को छोटा बता रहा है और 3p को बड़ा बता रहा है, यानी कि 3p पहले आएगा 4p। पर यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर करना होगा, एजीमिथल क्वांटम नंबर l जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तब यहाँ पे s, p, d और f, तो ये जैसे जैसे l की वैल्यू बढ़ते जाएगी z इफेक्टिव क्या होते जाएगा, लो होते जाएगा। s ऑर्बिटल में यदि आपका जो l है ना ये बढ़ रहा है, एजिमिथल क्वांटम नंबर 1 पे आए लेकिन z इफेक्टिव कम हो जाएगा भाई, क्योंकि p पे कम होगा एज कंपेयर टू s। क्यों कम होगा, क्योंकि आपका जो s ऑर्बिटल है वो पहले आता है, देन p आता है, फिर d आता है, फिर f आता है। तो ये न्यूक्लियर पहले s पे अपनी ताकत लगाएगा या p पे लगाएगा, आप ही बताओ। गलत है ना, p पे तो नहीं आ पाएगा। तो यही रीजन है कि जो z इफेक्टिव है जैसे जैसे एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या है बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, z इफेक्टिव घटता जाएगा, क्योंकि ऑलवेज इसका जो सीरीज है ना इंक्रीजिंग, जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये देखो s सबसे बड़ा, फिर p, फिर d, फिर f, फिर उसके आगे और जाते जाएगा। तो यहाँ पे 4s बड़ा होगा कि 4p, सिमिलर नंबर आ गए तो आप सोचेंगे n तो इसका भी 4 है, n इसका भी 4 है, तब आपको फाइंड आउट करना है एजिमिथल। l के लिए, s के लिए ये 0 होगा और l बराबर p के लिए ये होगा 1, तो जिसका ज्यादा बड़ा वो डिक्रीज होगा, उसका क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, और जिसका कम होगा z इफेक्टिव उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है इतना, ठीक। Atomic number increases, energy of orbital in the same subcell decreases। कैसे एनर्जी बढ़ते जाएगी, देख लीजिए, एनर्जी 2s हाइड्रोजन का, एनर्जी 2s लिथियम का और एनर्जी 2s सोडियम का, सबके पास 2s है, लेकिन इनके पास एक ही आपका z है जो है 1 है, और इसका जो z है वो है 3, और इसका z जो है वो 11 है, मतलब एटॉमिक नंबर n तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो z इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि सेम सब सेल में 2s सेम है, सेम लिथियम के पास भी 2s है, सिमिलरली Na के पास भी 2s है, लेकिन सिमिलर वाले सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ गया है तो उनके जो सबसेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या होते जाएंगे, नंबर ऑफ एन की वजह से, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल की वजह से सेम और सिमिलर जो सबसेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनका जो इफेक्ट है वो देखो, वो z इफेक्ट लेस होते जाएगा, घटते जाएगा। तो पहले तो H में ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लिथियम में घट जाएगा, फिर सोडियम में क्या होगा और उससे कम हो जाएगा। क्लियर है इतना, चलिए फिर इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इससे रिलेटेबल एक क्वेश्चन देखते हैं z इफेक्टिव का। हो गया, ठीक, चलिए तो ये क्लियर है आपको z इफेक्टिव। अब इससे रिलेटेबल एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। आ जाइए, ये है क्वेश्चन आपका, द ब्रोमीन एटम पॉजेस 35 इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन 2p orbital, 6 electron in 3p orbital and 5 electron in 4p orbital. Which of these electron experience the lowest effective nuclear charge? ये बोल रहा है कि आपके पास 2p में 6 है, 3p में भी 6 है और 4p में 5 है, ठीक है।
तो इनमें से किस वाले ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में सबसे जेड इफेक्टिव क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख के ही समझ जाओ कि ये जो लास्ट वाला ऑर्बिट है इसका डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके ऊपर ये और ये शील्डिंग का काम कर रहे हैं, तो 4p पे उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली स्ट्रांगली लग नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा जो लो जेड इफेक्टिव है ना, वो किसका होगा, 4p का होगा। ठीक है, तो 2p 3p और 4p, इसका अगर आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाओगे सबसे बड़े से छोटे की ओर, तो ये होगा आपका जेड इफेक्टिव का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2p 3p देन 4p, क्योंकि सबसे पहले तो दूर है ये 4p, है ना। अब देखो इसमें s दिया होता 2s और 3s और यहाँ पे एज इट इज 4p दिया होता, तब भी आप इजीली बता पाते एजिमुथल के कॉन्सेप्ट से। L इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1। तो जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता। अगर इसी में आपको सब शेल बनाता और उसमें S P D F ऐसे रिप्रेजेंट करता, अभी तो यहाँ पे आपके पास P का ही दिया हुआ है, तो क्या हो गया, 4p will experience lowest effective nuclear charge as it the furthest from the nucleus। ये सबसे दूर है ना बच्चा, ये देखो ये सबसे दूर है और बाकी सब क्या है, न्यूक्लियस से क्लोज है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग शील्ड बना दे रहे हैं चौथे वाले के, थर्ड वाले के लिए पर्दा क्रिएट कर दे रहे हैं, शील्ड बना दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, लास्ट वाले ऑर्बिटल पे जेड इफेक्टिव कम है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेबल। ठीक, इसमें से कुछ पॉइंट्स है या आपका जो क्वेश्चन का पॉइंट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए फिर एक छोटा सा और एक टॉपिक है जिसको देखते हैं, ये है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मैंने कल भी आपके एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हुए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बात करी थी। तो आज आप ये वाला टॉपिक में देखो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी और कॉल्ड डीजेनरेट। मैंने कल बताया था कि ऑर्बिटल के अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं वो सिमिलर एनर्जी लेवल के होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखो आप 2s 2p 3s 3p और 3d। ठीक, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हायर द वैल्यू ऑफ n हायर द एनर्जी। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन, अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है और उसमें डीजेनरेट लेवल देखना है, तो सबसे पहले तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम क्वांटम नंबर हैव सेम एनर्जी। अगर उनका क्वांटम नंबर सेम है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट, ये हो गया आपका सेकंड स्टेट, वो हो गया थर्ड स्टेट। अब इसमें देखो 1s है, इसमें 2s 2p, ठीक, इसमें 3s 3p 3d। मैंने कल भी आपको एक क्या था, सीरीज क्रिएट करा था और बताया था 1s इज इक्वल इज लेस देन 2s 2p। ठीक है, ये बराबर हो गए, फिर इज ग्रेटर देन 3s 3p 3d। जितना ज्यादा नंबर n का इंक्रीज होगा, क्या होगा, एनर्जी भी उतनी ही इंक्रीज होते जाएगी। ठीक, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होंगे, 1s साथ में 2s और 2p दोनों डीजेनरेट होंगे इसके, क्योंकि इन दोनों का जो लेवल है वो क्या हो गया, एनर्जी का सिमिलर हो गया। वैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n+ रूल फॉलो करेगा, ये चीज भी मैंने कल क्लियर किया था। इसमें क्या होगा, देखो ये 1s हो गया, ये 2s 2p 3s 3p फिर 4s 3d। मतलब इसमें क्या होगा, 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d। इस तरह से जो आपका सीरीज है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा एनर्जी का। ठीक है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ऑर्बिटल्स विथ सेम क्वांटम नंबर पॉजेस डिफरेंट एनर्जी।
सेम क्वांटम नंबर में क्या हो गया, 2 और 2p दोनों का क्वांटम नंबर यानी कि n जो है सेम है ना, पर उनका एनर्जी लेवल देखो, एक का यहाँ पर है भाई और एक की एनर्जी लेवल यहाँ पे जा रही है। क्लियर हो रहा है अभी कि किस तरह से ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल से वर्क करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में उनको बराबर कर दो, 2s 2p बराबर, 3s 3p 3d बराबर, 1s अकेला वो भी नीचे ग्राउंड स्टेट। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अलग अलग क्वांटम नंबर या सिमिलर क्वांटम नंबर सब क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को कैरी करेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए तो अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या होता है, पहले तो ये जो H फाई और E फाई दोनों इक्वल है, ये हो गया आपका फाई जो है वेव फंक्शन हो गया, E जो है आपका टोटल एनर्जी, H और कैप, ये जो H कैप है उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, जो कि एनर्जी का ऑपरेटर है एक दूसरे फॉर्मेट में, क्योंकि देखो दोनों इक्वल है, H और E इक्वल है, तो ये जो H कैप है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। फाई मॉड्यूल में जब आप फाई को लेते हो, या सॉरी साई को जब आप मॉड्यूल के अंदर लेते हो स्क्वायर में, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको इसी को दे करके क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, साई जो स्क्वायर है वो साई स्क्वायर मॉड्यूल के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, तब आपको ऑप्शन 4 दिए होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डेंसिटी, और भी उसके साथ रॉन्ग ऑप्शन दिए होंगे, आपको वो चीज क्या करना है, करेक्ट करना है, तो आप इसको ध्यान देंगे। साथ में अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, सॉरी श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका क्या होगा, हम ठीक रुको, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसका हमको इसका न्यूमेरिकल क्या है, डेरिवेशन के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है, पर उसकी नीड नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस इसके कॉन्सेप्ट का करना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका पहले इक्वेशन लिखते हैं फिर हम समझते हैं। तो ये क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये एक्चुअली ना इट इज डिफाइंड थ्री डी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या करता है, 3D मोशन को बताता है, किसके, इलेक्ट्रॉन को। ठीक, ये चीज आप जानिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 3D मोशन को बताता है इलेक्ट्रॉन का। साथ में इसका जो इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, ये है d और इसका स्क्वायर लगाओ और ये है साइन। ठीक, सब में यही लिखते जाना, और एक्स स्क्वायर इधर आएगा, डी स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई डी जेड का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे माइनस, हाँ प्लस क्या हो गया, 8 पाई का स्क्वायर अपॉन एच, ये m आ जाएगा, और यहाँ पे e माइनस वी इज इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा स्ट्रिंग करती हूँ। ठीक, ये है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी को कहीं कहीं पर ऐसे भी दिया जाता है, डी स्क्वायर साइन को उसने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बच गया इसके अंदर, जो बच गया वो लिख दो, तो 1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई डी जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच और ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर है ये चीज? ठीक, ये है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसमें देखो ये क्या क्या है, इसके जो वैल्यू हैं, यहाँ मैं साइड कर रही हूँ। ठीक, ये यहाँ, अब देखो वेयर,
ये जो साई बोल रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, ये क्या है, वेव फंक्शन है, इट इज अ वेव फंक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखो वेव फंक्शन, ठीक। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, पहले भी पढ़ा हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्लियर। एच हुआ, एच के बाद और क्या हो गया आपका, ई। ई क्या है आपका, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ई के साथ आपका वी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये हो गया आपका वेलोसिटी फंक्शन, और क्या है इसमें, ओके, एम, एम बच गया ना, एम जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन करिए, ठीक। साथ में जो है आपका v है, वेलोसिटी के साथ इसी को आप क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मेट है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वेलोसिटी की जगह में काम करो पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख लो, ठीक। क्लियर है इतना, ठीक। चलिए अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको हम थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या चीज है, एक तो एक पॉइंट ये है नोट डाउन करने के लिए कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन में जो साई यूज हो रहा है इसका नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, it has no significance psi in the equation of Schrodinger equation, but psi का अलग से अपना इंडिविजुअल क्या है, सिग्निफिकेंस है, साइन साइन है, साइन है, तो जो आपका ये है इक्वेशन में साइन है उसका या श्रोडिंगर इक्वेशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ एक तरह का इक्वेशन है जिससे हम 3D मोशन में इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, बट जो आपका साई है उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसका अपना एक फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल वैल्यू है, क्योंकि ये जो साई है वो आपको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी को वो क्या बताता है, साई बताता है, तो इसका एक अपना फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। साथ में ये मॉड्यूल आप साई स्क्वायर जो लिखते हो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, और अगर ये 0 हो तो यहाँ पर कोई नोड नहीं है, इसका मतलब नो नोड, ठीक। इसको नोट डाउन करेंगे, और यदि अगर आपके पास ये साइन स्क्वायर 0 है तो नो नोड, यानी कि वहां पे कोई नोड नहीं होगा, लेकिन अगर साइन, ठीक है, साइन अगर कोई मैक्सिमम है, साइन स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो तो यहाँ पर नोड पॉसिबल है, ठीक है, मैक्सिमम हो, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू लेस देन है तो ये क्या होगा, 0 नोड, नो नोड, 0 नोड ना, ठीक है, और यहाँ मैक्सिमम है तो नोड पॉसिबल। इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है नोट डाउन करके, क्योंकि एकदम ज्यादा इसके डीपली डेरिवेशन में नहीं जाना है, क्योंकि आपको डेरिवेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तो पूछेगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही पूछेगा, तो इससे रिलेटेबल क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे कि अभी एक दो क्वेश्चन हमने आपका जेड इफेक्टिव से किया था, वैसे ही इसके भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एटलीस्ट हम करके रखेंगे एक दो, ताकि आप एटलीस्ट आपको ये ना लगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका छूटा हुआ है, क्लियर। तो ये है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया, श्रोडिंगर इक्वेशन देखा, श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ हमने
जो न्यूक्लियर इफेक्ट है, जेड इफेक्टिव है हमारा, है ना, वो चीज हमने कंप्लीट करा। इसमें हमको एक और टॉपिक है जो कि रह गया है, वो टॉपिक क्या है, नोडल प्लेन, है ना। हम लोग नोडल प्लेन या नोड्स कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम आगे के जो क्लास है उसमें कवर करेंगे इसको। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।